हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। तो आज पढ़ेंगे बेटा टॉपिक आपका मैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इस टॉपिक का दूसरा नाम भी है बेटा, इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। बोहर्स मैग्नेटॉन मतलब एक ही दोनों होगा। मीन्स हमने ये पढ़ा है बेटा कि डाइपोल जो मूवमेंट होता है वो करंट लूप से होता है। क्या अगर किसी भी एक लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है वहां पे, ठीक है। तो सेम ऐसे वो कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड, किसने बताया सब ये बोर के जो पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर क्या करेगा, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो वो भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। कैसे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में उस ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कितनी r है, और ये जो न्यूक्लियस यहाँ पे ये पता है आपको सब कोई चीज उसके ऊपर। तो अगर कहते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा, मान लो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। तो आप क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है उसके अपोजिटली फ्लो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो जो करंट होगा उस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक है। और कोई भी लूप के अंदर अगर करंट होता है, किसी भी एक लूप में अगर करंट होता है तो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। करंट लूप बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल मींस दो पोल। कैसे? अब वैसे आप उसको एक करंट लूप के जो मैंने फिगर बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, उससे भी प्रूफ कर सकते हो कि कैसे कोई भी करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो क्या करो, मैं इसके XZ प्लेन में एक ये हमने बनाया था बर्ड्स एंड वर्ड्स लाइक की एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पॉइंट, उसमें बनाया था हमने इसमें कि अगर मान लो करंट कैसे क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज करंट है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे पास होंगी, कौन सा प्लेन XZ, ये XZ। तो उसमें अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर में कहां जाएगी, नीचे डाउनवर्ड। तो सेंटर पे तो हो जाएगी डाउनवर्ड एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये लाइन हमने बनाया था, ये सारी लाइन। उसके बाद जैसे जैसे आप एंड पे जाओगे, क्योंकि मैंने बताया था सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड स्ट्रेट होती है, जैसे जैसे एंड पे जाओगे तो वो कर्व होती चली जाएंगी, वो कर्व होती चली जाएंगी ऐसे, और बिल्कुल जब एंड पे जाओगे तो एक सर्कुलर लूप बना लेती हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहां आपको क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एंटी क्लॉकवाइज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो मैंने आपको इस तरह समझाया था कि वो इस तरह से दिखती है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज से कौन सी पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ पोलैरिटी आएगी। मींस इसके इस फेस पे कौन सा पोल बना, नॉर्थ पोल बना। उसके बाद ये कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इस तरह से दिखता है। कैसा फेस दिख रहा है आपको, ये एस टाइप दिख रहा है, नहीं। तो इसका मतलब अगर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, करंटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो वहां पे साउथ पोल बनेगा। तो इसके इस फेस पे कौन सा पोल बना, साउथ पोल बना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भी करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे बिहेव करता है, तो आप ये डायग्राम बना देना। डायग्राम बना के आप उसको इस फेस और इस फेस, इन दोनों फेस के बारे में बता सकते हो कि इस फेस पे नॉर्थ पोल बनेगा, इस फेस पे साउथ पोल बनेगा। नॉर्थ और साउथ में सेपरेशन भी है, ठीक है। तो जब दो पोल बने जिनके बीच में सेपरेशन हो उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना। टू इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस और कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। तो ऐसे ही एक करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अगर वो टॉपिक आपसे पूछे तो आप अलग से इसको बता सकते हैं। तो उसे वजह से इसने बोर ने भी बताया कि अगर एक न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वैसे ही अगर हम क्या मान लें
कि भाई अपोजिटली करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा तो फिर ये फिनोमेना दोबारा से हो गया। तो इस तरह से ये एक जो कौन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो भी एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। तो कितना उसका डायपोल मूवमेंट होगा फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, हम वो फाइंड करेंगे, या उसका जो बोर मैग्नेटोन है कांस्टेंट वैल्यू वो फाइंड करेंगे। क्या होता है बोर मैग्नेटोन वो देखेंगे। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लें, डायग्राम बना लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं इसमें बोर मैग्नेटोन को। तो इलेक्ट्रॉन है, मान लो उसकी स्पीड जो मान लेते हैं वो v मान लेते हैं, v स्पीड से फ्लो कर रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं। एंगुलर स्पीड लो तो ओमेगा कर देना, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है ना, तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, ओमेगा हो जाएगी। तो आप बताएं कि भाई यहाँ पे जो टोटल जो टाइम पीरियड होगा कितना टाइम पीरियड लेगा वो फाइंड करिए। आप डायरेक्टली करो, फिर पहले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दिस इज m। अभी किसके कारण है, करंट लूप के कारण है। अगर ये मैग्नेट का होता, बार मैग्नेट का, तो पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स वो होती है। वो करंट के कारण होता है तो वो होता है I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स हो तो NIA, यहाँ हम एक टर्न्स के लिए निकालेंगे R रेडियस के लिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे करंट, कितना करंट होगा इलेक्ट्रॉन के एक रिवॉल्यूशन से। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा करंट, करंट I, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसके कारण है E, कितना टाइम पीरियड T, चार्ज पर यूनिट टाइम पीरियड, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है वो डिपेंड, यानी उसी के कारण क्या पता चलेगा कितना करंट आएगा। ठीक है, तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, टाइम क्या है, T है, कितना टाइम लेगा वो एक सर्कल को कंप्लीट करने में, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक सर्कल में 2 पाई r, डिवाइड बाय स्पीड, तो स्पीड कहां जाएगी ऊपर। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड हो गया वो डिस्टेंस एंड डिवाइड बाय स्पीड हो गया, आई हो गया। उसके बाद एरिया एंड एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ लूप ए कितना होगा पाई r स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख दें, कितना आ जाएगा, दैट इज m इज इक्वल टू ev डिवाइड बाय 2 पाई r इनटू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो हमारे पास जो m आया, जो m आ गया यहां से, दिस इज इक्वल टू EVR and divided by 2. This is magnetic dipole moment in terms of velocity and radius. ठीक है, अभी बोर मैग्नेटोन की वैल्यू नहीं आई है, ओनली डायपोल मोमेंट की वैल्यू आई है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है तो आप इतना करके छोड़ सकते हैं। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया v की स्पीड इलेक्ट्रॉन की और उसकी रेडियस। ठीक है, अगर उसमें आपको ये कहें कि वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आप इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर दें। ये आपको पता है v में ओमेगा में रिलेशन होती है, v इक्वल टू r ओमेगा, तो जो m आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, m इक्वल टू v r ओमेगा, एक r ये रहा तो r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और ये आ गया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर आपसे ओनली डायपोल मोमेंट पूछे तो आप इतना करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, आ गया होगा क्या समझ में, स्क्रीनशॉट ले लें इसको जल्दी से। क्लियर, ठीक है, अब चलते हैं आगे बोर मैग्नेटोन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, देखो आगे, अब बोर की जो स्टेटमेंट होती है, जो पर्टिकुलर कौन सा सेकंड जो पोस्टुलेट था जिसको हम बोलते हैं बोर पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, यानी बोर ने एक यूनिक बताया था ना रिजर्व फोर्स से, वो यूनिक क्या था, उसका यूनिक यही तो था
कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करता है। स्टेशनरी ऑर्बिट मींस कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को चेंज नहीं कर सकता है कभी भी, उसकी ऑर्बिट हमेशा क्या रहती है, फिक्स होती है। हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी ऑर्बिट फिक्स होती है, ठीक है। तो यही उसका सेकंड पोस्टुलेट होता है। तो अकॉर्डिंग टू, तो क्यों फिक्स होती है हम उसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे। आप पढ़ चुके होंगे पहले भी, केमिस्ट्री के अंदर भी है। अकॉर्डिंग टू बोस पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, या कह सकते हैं सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ उसका, ठीक है। क्वांटाइज मींस उसकी ऑर्बिट की बात है, क्वांटा मींस ऑर्बिट। सेकंड पोस्टुलेट क्या, टोटल एंगुलर मोमेंटम, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एक ही ऑर्बिट में क्यों मूव करता है, उसी ऑर्बिट में ही रहता है, दूसरी चीज क्यों नहीं करता है, उसका रीजन है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन is equal to integer multiple of x upon 2 pi। मैं इसे कह सकते हैं दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि दैट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये किसी भी बात के लिए कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप अर्थ के लिए बता सकते हो। अर्थ अपनी एक ही ऑर्बिट में क्यों मूव करती है, एक ही ऑर्बिट में, सन के अराउंड एक ही ऑर्बिट में घूमती है, नहीं कि बार बार अपने ऑर्बिट को चेंज करती रहती है, नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसका एंगुलर मोमेंटम भी h/2 होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। अब अर्थ तो एक ही हमारा, तो n मींस यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी, 1 ही होगी, उसी तरह से क्या होती है h/2 पाई। यानी हमेशा किसी भी क्वांटिटी का अगर एंगुलर क्वांटिटी मींस कोई भी किसी वैल्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एंगुलर मींस सर्कुलर मोशन में उसका कांस्टेंट रहेगा, जैसे मून है, उसका भी हमेशा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसलिए हमेशा एक ही ऑर्बिट में वो मूव करता है। अगर उसकी ऑर्बिट चेंज होती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये बोला सेम बात है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इंटीजर मींस जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ ऑर्बिट की होगी, मल्टीपल ऑफ h/2 पाई मींस दैट इज एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। दिस इज इक्वल टू इंटीजर मींस n, मल्टीपल मींस मल्टीप्लाई ऑफ h/2 पाई, where h is Planck's constant। यहाँ पे h क्या है, Planck's constant, वैल्यू आपको पता है इसकी, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। आप क्या काम करें, यहां से या तो v की वैल्यू निकाल दे, चाहे r की वैल्यू निकाल दे, चाहे vr पूरा निकाल दे, उसकी वैल्यू उठा के हमें यहां रखनी है, वो एंगुलर डायपोल मोमेंट आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4, यहां से vr निकालना कितना है, ये आ गया nh डिवाइड बाय 2 पाई n। इसको मतलब इक्वेशन आप इसी को दे डायरेक्ट नंबर 4, और इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दें, पुट इन सेकंड, कितना आ जाएगा बेटा, ये EVR बाई 2, तो जो m आ जाएगा VR की वैल्यू क्या आ जाएगी, NH2 था तो 4 हो जाएगा, 4 पाई है, ठीक है। हम इसको और क्या कह सकते हैं, n इक्वल टू n अगर भाग कर दें तो EH डिवाइड बाई 4 पाई n। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, H प्लैंक्स कांस्टेंट, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, मींस ये सभी के सभी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ये सभी की सभी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू ही बोहर मैग्नेट्रॉन कहलाती है, यानी दिस इज इक्वल टू
m is equal to n mu b. Mu b is the Bohr magneton. Mu b is the Bohr magneton. Equation number 5 and 6, where mu b is equal to Bohr's magneton, and this is equal to कितना है mu b यहाँ से E h divided by 4 pi m. E h divided by 4 pi m. और इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैथमेटिकल वैल्यू आप उसकी पुट कर सकते हो, कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10 to power minus 19. H कितना होता है 6.6 10 to power minus 34. 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10 to power minus 31. ठीक है, तो इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू आएगी, अब लिखता हूं मैं, अब इसका ये जो है लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले एक बार. ठीक है, तो हमने इसको आगे एक्सटेंड किया है ये बोर मैग्नेटोन निकालने के लिए सारा, क्योंकि डायपोल मोमेंट तो पहले आ चुका था, बोर मैग्नेटोन फाइंड करना था. हो गया, चलो फिर इसकी जो वैल्यू आएगी बोर मैग्नेटोन की, ये आ जाएगी, दिस इज 9.2, आगे 4 आगे लिखो तो 10 to power minus 24, 9.27 होता है, तो 9.2 10 to power minus 24. और यूनिट क्या बनेगी, जो यूनिट भाई n नंबर ऑफ ऑर्बिट इसकी यूनिट होती ही नहीं है, तो जो यूनिट डायपोल मूवमेंट की है वो इसी की होगी. डायपोल मूवमेंट की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो इसकी बोर मैग्नेटोन की मैथमेटिकल वैल्यू ये होती है. ठीक है, अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं डेफिनेशन से भी, फिजिकली. यहां से देखो, अगर n की वैल्यू 1 हो, मींस फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1, तो n किसके बराबर, n जो आएगा वो म्यू बी के बराबर. म्यू बी कितना है 9.2 10 to power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. 1. क्या मतलब बना इसका, इसका मतलब बना कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये है, सेकंड ऑर्बिट के लिए n की जगह 2 पुट कर दोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा. तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, हर एक ऑर्बिट का डायपोल मोमेंट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उस ऑर्बिट का आप डायपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हो. बस ओनली ये फॉर्मूला याद करके, म्यू बी की डायरेक्ट वैल्यू ये है, या पुट करते चले जाओ. इसका मतलब बताओ सबसे कम डायपोल मोमेंट किस ऑर्बिट में होगा, इलेक्ट्रॉन किस में मूव करेगा कि उसका सबसे कम क्या होगा डायपोल मोमेंट, क्या होगा बेटा फर्स्ट में. n की वैल्यू 1 है तभी तो n यहाँ पे म्यू बी इक्वल होगा, ये सबसे कम वैल्यू. तो आप बोर मैग्नेटोन को भी डिफाइन अगर करना चाहो तो ये कह सकते हो बोर मैग्नेटोन इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द डायपोल मोमेंट. ठीक है, ये कह सकते हो आप, बोर मैग्नेटोन is the least value of magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment of revolving electron. ठीक है, मूव इन किस बेटा, मूव इन फर्स्ट ऑर्बिट. तो बोर मैग्नेटोन जो होता है, अगर n की जगह 1 रखोगे तो बोर मैग्नेटोन किसके बराबर है n के. मींस बोर मैग्नेटोन क्या है, कम से कम वैल्यू है. तो फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू ही बोर मैग्नेटोन होती है. सेकंड ऑर्बिट में निकालना हो, थर्ड में निकालना हो तो आप आके निकाल सकते हो. बोर मैग्नेटोन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है. ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट टॉपिक बोर मैग्नेटोन का, या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक इसी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं, लिखना बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लेना. हो गया, ठीक है, देखिए
दिस इज जायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसी से रिलेटेड टॉपिक है बेटा ये, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या होता है, किसका रेशियो होता है बेटा ये? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of revolving electron to the angular momentum of revolving electron. ठीक है, तो क्या है बेटा ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जी से इसको डिनोट करेंगे। किसका रेशियो? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता EVR डिवाइड बाय 2, ठीक है, एंड डिवाइड बाय क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ये नहीं, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम तो सही लिखा था। EVR बाय 2 तो क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट, और एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? MVR। ठीक है, तो यहां से VR से VR हो गया कैंसिल, ये R वही है सेम बेटा, ठीक है, तो VR से VR तो क्या हो गया? कैंसिल। तो हमारे पास जो G आया वो आ गया E डिवाइड बाय 2 है। तो आप इसकी मैथमेटिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर इसकी पुट करेंगे तो हम E होता है 1.6 10 to power minus 19 to mass of electron 9.1 10 to power minus 31 and this is equal to 8.8 10 to power 10। ठीक है, और ये इसका जो इसकी यूनिट आएगी वो क्या आएगी? चार्ज की यूनिट कूलम और मास की केजी, तो दिस इज कूलम पर केजी। दिस इज जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, तो इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका बेटा जल्दी से। अगला टॉपिक देखिए बेटा, नेक्स्ट है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। मींस एक बार मैग्नेट का बिहेव भी एक सोलेनोइड की तरह भी होता है। मींस उल्टा भी कह सकते हैं कि सोलेनोइड भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्या डिफरेंस होंगे इसमें? सोलेनोइड में करंट फ्लो करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड होता है, बार मैग्नेट एक नेचुरल मैग्नेट होती है। ठीक है, दोनों के अंदर सिमिलरिटी, सारी सिमिलरिटी है। क्या क्या? जैसे हम आपको बना के देखें, तो अगर आपसे कुछ एक सिमिलरिटी बताएं थ्योरेटिकल, तो हम ये बता सकते हैं कि भाई ये एक बार मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। ये हमारे पास एक सोलेनोइड हो जाएगा जिसपे कोर पे हम उसको वाउंड करेंगे। ठीक है, ऐसे हम उसको करना। ठीक है, इसके ऊपर से दोनों की बिल्कुल सेम बात कर लेते हैं। ऐसे कैसे? इसकी लेंथ भी 12 लिख देते हैं हम, ये इसका सेंटर हो गया O, ये भी इसका सेंटर हो गया O, इसकी लेंथ भी टोटल 12 कर देते हैं। तो क्या होगा? दोनों में सेम बात। अगर इसमें हमारे पास क्या है, करंट अगर ऊपर से आ रहे हैं तो मैंने बताया था अंगूठा जिस साइड होगा वहां पे कौन सी पोलैरिटी हो जाएगी? नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ पोल इसका, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साउथ पोल। एक काम करो, उसको भी सेम ही कर दें, ये भी नॉर्थ हो गया, ये भी साउथ हो गया। तो ये एक सोलेनोइड है जिसमें करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये एक बार मैग्नेट है जिसमें हमेशा परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सेम कैसे है कि अगर मैं इसमें आपसे कोई थ्योरेटिकल पूछे तो कि अगर मैं इसके भी दो पार्ट कर दूं, आधा आधा पार्ट कर दूं, तो फिर भी इसके दो पोल बनेंगे, नॉर्थ साउथ रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तब भी प्रोवाइड करेगा। इसके भी दो पार्ट कर दे तब भी हमेशा क्या रहेगा? नॉर्थ और साउथ तब भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड तब भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन वीकर स्ट्रेंथ।
इसके स्ट्रेंथ भी वीक हो जाएगी, यानी जितना फील्ड ये प्रोड्यूस अब कर रहा था तब नहीं करेगा, सेम बात ये भी कम करेगा। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा दोनों में प्रोड्यूस होती रहेगी, चाहे इसको कितना भी पार्ट बढ़ा दो चाहे घटा दो, कुछ भी करो। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था कुछ। ठीक है, अब हम इसको जो क्या बोलते हैं थ्योरेटिकली मीन्स हम इसको डेरिवेशन से प्रूफ कर सकें कि कैसे क्या इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो हम क्या डेमोस्ट्रेट करेंगे, यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करेंगे बेटा, यहाँ पे टू डेमोस्ट्रेट, ये मिटा रहा हूं बेटा, टू डेमोस्ट्रेट। वैसे आपसे पूछेगा नहीं इतना थ्योरेटिकल, ठीक है, तो आप ये वैसे पूछे तो बता देने चीजें कि भाई दोनों में सिमिलरिटी ये चीजें हैं। काट दोगे तो वीकेस्ट स्ट्रेंथ इसकी भी होगी उसकी भी होगी, निडल मैग्नेटिक निडल इसके पास ले जाओगे तो भी डिफ्लेक्ट करेगा, ये भी करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको मैथमेटिकली अगर करना चाहें तो क्या करेंगे, टू डेमोस्ट्रेट क्या, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड is same of both। ठीक है, तो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड हम बार मैग्नेट का तो निकाल चुके हैं कि बार मैग्नेट के एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, बार मैग्नेट के एक्सिस पे यानी एक्सियल है, दो बोले ना एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो उसका तो फाइंड कर चुके हैं हम। तो अगर हम बार में इसका सोलेनोइड का एक्सियल फील्ड फाइंड करें, अगर वो भी सेम आए जो बार मैग्नेट का होता है, मींस दोनों का बिहेव भी सेम है। टू डेमोस्ट्रेट एक्सियल फील्ड इज सेम ऑफ बोथ, सो वी फाइंड एक्सियल फील्ड ऑफ सोलेनोइड। तो हम एक्सियल फील्ड फाइंड कर रहे हैं सोलेनोइड एट परसेंट। ठीक है, तो आप इसको नोट कर ले पहले जल्दी से एक बार, क्योंकि डायग्राम इसका बनाएंगे हम। ठीक है बेटा, हो गया। हम ये इसमें करंट लूप बना के नहीं दिखाऊंगा, ओनली इसका जो कोर है उसे आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, देखो तो इस टॉपिक को करने से पहले आपको बायोट सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन थी, बार मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करना है उसको समझना है, उसको करना है, फिर ही करने बैठना, नहीं तो ये नहीं आएगा। तो ये कोर है, मींस हम कह सकते हैं सोलिनॉइड है। ठीक है, हम इस सोलिनॉइड का ये मान लेंगे सेंटर, सेंटर से यानी ओ पॉइंट, जिसमें हाफ ऑफ लेंथ हो जाएगी दोनों की L एंड L। ठीक है, ये है हाफ पार्ट इसका। इसका एक्सिस क्या होगा, यहां इस लाइन में एक्सिस में यहां निकालना चाहूंगा मैं, तो भी अगर हमें एक्सिस यहां इस पॉइंट पे हम निकालना चाहे कि भाई यहां निकालना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे यहां पे, तो सेंटर से हमेशा डिस्टेंस आप क्या मानते हो, वही मानेंगे जो हम उसमें करते हैं सभी में। सेंटर से हमेशा डिस्टेंस क्या लिखते हैं, आर। जो बार मैग्नेट का क्या था वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट यहां भी लेना है। तो सेंटर से डिस्टेंस क्या थी, किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की आर डिस्टेंस है मान लिया हमने। फिर हम इसके अंदर तो बहुत ज्यादा टर्न्स होते हैं, हम एक छोटा सा एक थोड़ा स्मॉल एक लेंथ लेंगे, उस लेंथ में कितने टर्न्स हैं उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे पहले। मींस जैसे हम क्या करते हैं कि भी एक्सिस पे किसी भी कॉइल के सेंटर, ये सेंटर हो गया, जिसके मान लीजिए क्या है रेडियस आर, इसकी मान लेते हैं हम रेडियस आर। तो मान लो हमारे पास एक कॉइल है, उस कॉइल में n टर्न्स थे। ठीक है, तो उसके एक्सिस पे हम फील्ड फाइंड कर रहे थे, इस एक्सिस पे पॉइंट क्या था P, यहां पे हमने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या मानी थी x। याद करना बायोट सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, मैं उसको यहां समझा के इसमें अप्लाई करूंगा। तो पहले आपको थोड़ा सा बता रहा हूं मैं कि अगर मान लो कॉइल है इसमें n टर्न्स हैं, r रेडियस है, x डिस्टेंस है, उसके सेंटर्स हैं। ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था B वो कितना था, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई
2 पाई एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। ये आप देख लेना अच्छे से, यही था। तो मैं यहां ये बात ये लिख देता हूं यहां पे एक बार में, ठीक है, कि वी नो मैग्नेटिक फील्ड on the axis of a circular coil of n turns। कितनी थी बेटे? B is equal to mu naught by 4 pi, this is 2 pi n I r square and divide by x square plus r square power 3/2। अगर ये फिगर हुआ तो हम इसको ये करेंगे। अब हम इसका अप्लाई यहां कहां करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए। अब इसको मिटा रहा हूं, तो रहने दो इसको। अच्छा, तो हम क्या करें, सबसे पहले इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं सोलेनोइड का एक। तो ये एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, में से ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने, ठीक है। ये स्मॉल एलिमेंट है जिसकी थिकनेस है dx। कितनी थिकनेस है? dx। और उसके सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है x। तो अब हमें डिस्टेंस कहां से चाहिए होती है, जो हमने मानी है कोयल, इस कोयल की थिकनेस यहां से तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, टोटल है r, इसमें से x माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स। तो जहां आपने x लिखा था उस x की बजाय अब क्या होगा, r माइनस एक्स। कितना होगा, r माइनस एक्स। तो कितना आ जाएगा, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर द सोलेनोइड क्या बनेगा, फॉर सोलेनोइड, ठीक है। तो सोलेनोइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या लिखने पहले, स्मॉल। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्मॉल एलिमेंट, इस एलिमेंट के लिए फॉर स्मॉल एलिमेंट, दिस इज इक्वल टू dB। कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, टर्न्स पे लिखेंगे कितने बनेंगे इसमें, n। करंट I है, सेम I है, रेडियस यहां भी r है, यहां भी r है, ठीक है, सेम, डिवाइड बाय x स्क्वायर। कोयल के सेंटर से यहां तक डिस्टेंस x है, अपने कोयल के सेंटर से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या बनेगी, r माइनस एक्स। तो x की बजाय हो जाएगा r माइनस एक्स और उसका कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इन दोनों की पावर कितनी है, 3/2। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं डायग्राम नीचे वाला मिटा रहा हूं, ठीक है। तो ये डायग्राम ओनली उसका यूज यहां तक था कि भाई इसको हम यहां अप्लाई कैसे करें। तो आपको बस ओनली डिस्टेंस x की बजाय r माइनस एक्स लिखना है, ठीक है। तक अब कितने टर्न्स हैं इतनी थिकनेस में, टर्न्स तो बहुत ज्यादा इसके अंदर, ओनली इतनी लेंथ में कितने हमारे पास टर्न्स आ जाएंगे, वो देखिए बेटा, कि इफ n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n, लेंथ कितनी लिया हमने, dx यहां पे, तो कितने टर्न्स हो जाएंगे कितनी लेंथ में, dx लेंथ में, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे n इंटू dx। सो n इज इक्वल टू n इंटू dx। तो n की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दें, पुट इन सेकेंड, तो जो dB आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज 2 पाई, n की बजाय आ गया
n into dx into I r square and divide by r minus x का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और इन दोनों की पावर 3/2 इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, आप ये नोट करें एक बार जल्दी से। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, आसानी टॉपिक है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बस इसको ये याद रख के इसको आप आगे बढ़ाते जाए। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे दो आप अज्यूम यानी कि जो यहाँ पे है उसको देख के बढ़ा सकते हो, कर सकते हो। क्या चीज है बेटा, देखो r के कंपेयर में x भी बहुत कम है, इस r के कंपेयर में इसकी रेडियस भी बहुत कम है, तो अब ये यहाँ पे क्या कर सकते हो कि भाई r बहुत ज्यादा है, x बहुत कम है, तो r में से x अगर घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो r ही आ जाएगा। दूसरी बात, फिर उसके बाद में ये r है, r रेडियस भी बहुत कम है, तो जो r में ये r ऐड होगा तो भी r ही आ जाएगा। इसका मतलब इस पूरे टर्म के अंदर हम ओनली क्या लेंगे, r। है r इज ग्रेटर देन किसके बेटा, x, एंड r इज ग्रेटर देन r। तो इस पूरे टर्म के अंदर हमारे पास ओनली क्या बचेगा, r, और r का क्या बचेगा, स्क्वायर। ठीक है, तो देन r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ओनली क्या बचेगा, r स्क्वायर। ठीक है, तो या टर्म जो बचेगी नीचे ये क्या बचेगा, आप इसको लिख दें यहाँ पे, देखो। तो dB इज इक्वल टू क्या बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और अगर मैं पूरा करें तो उसकी पावर कितनी थी, 3/2। ये सोल्व करते हैं, तो r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा बेटा हमारे यहाँ पे, r3। ठीक है ना, पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, r3। तो इस पूरे टर्म को क्या लिख दूंगा मैं, r3। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई n 2 पाई n और इंटू i इंटू r स्क्वायर और इंटू dx और डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ गया बेटा, r3। ये बस, ठीक है। तो ये तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई है ना, ये जो बनी है, ये ओनली इतना जो हिस्सा है, इतने हिस्से के कारण बनी है, लेकिन हमारा सोलोनॉइड तो यहां से लेकर यहां तक है। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेंगे हम भाई, इतने के कारण ये वैल्यू आई, तो और लेंगे, यानी क्या करते जाएंगे हम, कलेक्ट करते जाएंगे, यानी हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करते चले जाएंगे। तो dx सारा अगर जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी, 2l। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड B, दिस इज इक्वल टू, यानी सब बाहर कर दें, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई, ठीक है, और I भी अलग रखो, 2 पाई r स्क्वायर इंटू n इंटू आई। कैसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना, लास्ट में बात को पता चलेगा कि क्यों अलग कर दें हम। तो इसमें सभी का सम किसका हो जाएगा, dx का, तो ये सब तो कांस्टेंट ही है, ओनली क्या वेरी करेगा, dx आप ऐड करते चले जाओ। तो टोटल dx आप ऐड करते चले जाओगे तो वहां से वो क्या आ जाएगा, dx करके करते चले जाओगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से b इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई r स्क्वायर i n, और dx की जगह क्या हो गया, 12, क्या बढ़ गया 12, और डिवाइड बाय क्या आ गया, r3, डिवाइड बाय क्या हो गया, r3। अब आप ये बताएं ये क्या है, n इंटू 12, थोड़ी देर पहले कहते ना हमने कि जो बिकॉज n इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
तो यहाँ पे क्या जाएगा n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास क्या है 12। तो टोटल टर्न्स इन कंप्लीट सोलेनोइड इन 12 लेंथ कितना होगा n into 12। तो सो n जो आ जाएगा वो आ जाएगा n into में 12, है ना। आप ऐसे कर सकते हो कि n जो होगा वो n by 12 नंबर ऑफ टर्न्स इन 12 लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन टोटल यानी कंप्लीट सोलेनोइड में कितना है n into 12। तो आप n into 12 को क्या कर सकते हो n लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स बन जाएंगे। तो जो b आ गया वो b आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई r स्क्वायर इनटू i इनटू n एंड डिवाइड बाई r क्यूब। मेरे ख्याल से किसी पूछे बच्चों को ये बात समझ आ गई होगी क्या करना है यहाँ पे। देखो हमें क्या निकालना है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस टर्म में डायपोल मोमेंट की टर्म है। तो ये क्या बना पाई r स्क्वायर एरिया i और n। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई r स्क्वायर बन गया एरिया, ये हो गया इनटू i, ये हो गया n और डिवाइड बाय हो गया r। और आप ये बताएं NIA क्या होता है डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसको आप नोट करें जल्दी से, बस खत्म हो गया। करिए ठीक है। देखें तो हमारे पास ये आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2n एंड डिवाइड बाई r क्यूब। और आप अपनी नोटबुक उठा के देख लेना, सेम यही मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी एक बार मैग्नेट के एक्सिस पे, सेम यही होता है। तो उसका स्पेशल केस ले लेते हैं उन डिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके, तो यही बनता है सेम। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख सकते हो कि दो से सो देयर इज ए सेम एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट एंड द सोलेनोइड। सो there is same magnetic field of a solenoid and bar magnet। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था कि किसी भी एक बार मैग्नेट का और किसी भी एक सोलेनोइड के एक्सिस पे फील्ड सेम होती है, क्योंकि बाकी थ्योरेटिकली तो सेम थे, सभी का बिहेव सेम था ही। तो हमने उसका ये भी प्रूफ कर दिया किसी भी बार मैग्नेट के ना किसी भी सोलेनोइड के एक्सिस पे। ठीक है बेटा, तो सफिशिएंट है आज का लेक्चर। तो आप इसको अच्छे से करना, नहीं है तो दोबारा बताना मेरे को। ठीक है, थैंक यू।